वेलकम स्टूडेंट्स। आपको ध्यान होगा पिछली बार हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स को करके आपसे बात हमने करी थी। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक क्लास के अंदर आपके सामने एक कूलम लॉ किया था और एक फॉर्मूला लिखा था यहां पर जिसकी वैल्यू थी F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और आपको K की वैल्यू बताई गई थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आपको यूनिट बताई गई थी, याद होगा आप। अब इसके थोड़ा सा आगे चलते हुए आपने ये समझना है, जो हमने आज बात करनी है वो आपने इस रूप में समझनी है कि जो ये वैल्यू हमारे पास आई हुई है और मैंने ये साथ ही में आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। आपको होमवर्क ध्यान है? उस होमवर्क में मैंने आपको बताया था कि आपको ये करना है कि समझना है कि हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में के की वैल्यू को 1 कर दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टाइम पर जी कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 to -7 11 लाए थे, और भी बहुत सा था। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जब स्टोक्स लॉ किया तब 6 पाई लगाया वगैरह वगैरह, और के एम में हमने 1 कर दिया। हमने कहा था उसका कारण आप समझिए, तो आइए आपको बताता हूं। देखिए F इज इक्वल टू एम ए के टाइम पर आप K को 1 कर सके, उसका सीधा सा रीजन कारण ये था कि हमारे पास तब तक न्यूटन को डिफाइन नहीं किया था। न्यूटन मींस फोर्स की यूनिट। तो आपने जब जो यूनिट डिफाइन करनी होती है वो उस समय आप कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज वो यूनिट पहली बार डिफाइन हो रही है। आपने कहा 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन क्या फोर्स है? 1 केजी की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आप दीजिए, उसको आप बोलेंगे 1 न्यूटन। सीजीएस की फोर्स की यूनिट क्या है? डाइन। डाइन क्या है? 1 ग्राम का मटेरियल है आपके पास और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की आपकी एक्सेलरेशन है, उसको आप लेंगे वो 1 डाइन हो जाएगा। ऐसे ही 1 पाउंड मास को 1 फुट पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दीजिएगा, वो 1 पाउंड फोर्स बन जाएगा। तो जिस यूनिट को अभी आपने डिफाइन करना है उस समय उसको बनाया जाता है। और अब मैं आपको किसी यूनिट को डिफाइन करने का बेसिक फंडामेंटल सिखा दूंगा, आपको रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इस फॉर्मूले को देखिए, हम अभी कूलम को हमने डिफाइन करना है, अभी तक हमने चार्ज नहीं डिफाइन किया, अब चार्ज को डिफाइन करने वाले। यहां पर आपको पता है के क्या आ गया था? 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं। अब मैंने क्या करना है, क्यों अब इसको डेफिनेशन का सीधा तरीका याद रखिए कि जिस चीज को डिफाइन करना है उसको भी 1 कीजिए और बाकी चीजों को भी 1 कर दीजिए। मान लीजिए इस इक्वेशन में हमने R को 1 मीटर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 1 कूलम कर दिया। तो आपके पास फोर्स कितनी आ गई? अब आप ध्यान से देखिएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो मैं कह सकता हूं कि 1 कूलम क्या चार्ज है? व्हाट इज 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम इज दैट चार्ज which when placed at distance of 1 meter from another identical charge will exert a force of 9 into 10 to the power 9 मीटर। दो एक कूलम के चार्ज है, बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो दोनों में लगने वाली फोर्स हमारे पास क्या होनी चाहिए? 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि जैसे मैंने आपको बताया लॉज ऑफ मोशन में आपने के को 1 कर दिया, इसमें हमने 1 क्यों नहीं किया? यहां भी हम 1 कर सकते थे, Q1 को 1 कीजिए, तो मैं डिफाइन ही कर देता यार 1 कूलम इज दैट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर आइडेंटिकल चार्ज विल गिव अ फोर्स ऑफ 1 डाइन, सॉरी 1 न्यूटन। तो अब आपको बताता हूं इसमें ये क्यों है। इसमें इसका है ये वैल्यू 1 ही, लेकिन फर्क ये है जिस समय ये लॉ बना था या इस लॉ पर काम चल रहा था उस टाइम पर सीजीएस सिस्टम चलता था। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो चार्ज की यूनिट थी वो ईएसयू में होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। उस यूनिट के अंदर हमारे पास ये कांस्टेंट 1 होता था। तब हमारे पास एक, अब समझिए क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ एक सीजीएस यूनिट का चार्ज
एक और सीजीएस यूनिट के चार्ज से अगर 1 यूनिट की दूरी के ऊपर है, माने 1 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर है, तो उस पर लगने वाली फोर्स थी 1 डाइन। तो शुरू में वो डिफाइन उस समय कर दिया गया, तो क्योंकि वो डेफिनेशन बन चुकी थी। उसके बाद आपने इसको पूरा ड्रामा किया, तो अब जो एसआई में कन्वर्जन आया, आपको वो यूनिट लेनी पड़ेगी। बस इसीलिए इसका कांस्टेंट डिफरेंट है। जो चीज आपने डिफाइन करनी है, एक बार वो डेफिनेशन आपकी मर्जी की है। देखिए, आप क्या करते हैं, पूरी इंटरनेशनल करेंसी आपके पास डॉलर मान लिया, यूएस का। तो अगर आपको पता करना है कि आपके पैसे और रशिया की रूबल में क्या चक्कर है, आपके रुपए और चाइना के ये उसमें क्या चक्कर है, युआन जो उनका वहां की है, आपका पैसा ऑस्ट्रेलिया की डॉलर में क्या चक्कर है, उन सबको आप किससे रिलेट करते हैं, अमेरिकन डॉलर से। आपका रुपया, पाकिस्तान का रुपया किसके साथ है, बांग्लादेश का टका कैसी है, वो सब दोनों डिफाइन कहां से करते हैं, $1। हम कहते हैं $1 में आज 80 रुपए है। हम कभी नहीं कहते $1 में कितने डॉलर है, तो कन्वर्जन फैक्टर के लिए आप यूज करते हैं, लेकिन बेसिक करेंसी कहां से आई, $1। तो वो स्टैंडर्ड करेंसी है, स्टैंडर्ड यूनिट है, समझ रहे हैं, इसलिए उसको बोल। अब यहां पर एक और बात की हमने करनी है आपसे, और वो करना है, इस कांस्टेंट्स को फर्दर तोड़ दिया गया, इस के को इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, नीचे 0 लगा है, एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम होता है, एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ऐसा लिखा होता है। आइए थोड़ा इसको समझते हैं। अच्छा भला मेरे पास एक कांस्टेंट था यार, 9 × 10⁹, तो आपने इसको लिखा 9 × 10⁹। उससे क्या आया, 1/4 पाई की वैल्यू आप जानते हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12 SI। अब सवाल ये आया, यार आपको इस यूनिट को दूसरे में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। आप कांस्टेंट को 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट कह देते, आपने कह दिया था, इसको दोबारा इस यूनिट में बदलने की जरूरत क्या पड़ी। आइए थोड़ा इसको समझते हैं। ये छोटी छोटी चीजें एक बार आप इनको समझ जाओगे तो आपको आगे की चीजें ज्यादा क्लियर, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको वो चीजें क्लियर करता चलता हूं। आइए देखो, अगर हमें एक फॉर्मूला बनाना है, जिस तरह मैथ्स के जो बच्चे हैं वो जानते हैं, व्हेन वी से fx, फंक्शन y को बोलते हैं ना fx, तो fx का क्या मतलब होता है, fx का सीधा सा मतलब होता है कि ये एक्सप्रेशन x पर डिपेंड करता है, इसी का तो मतलब बोलते हैं fx। अब fx बोलते हैं किसको, इसी को बोलते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर कोई चीज, जैसे आपने फॉर्मूला दिया F = ma, क्या मतलब हुआ कि फोर्स किसी बॉडी पर मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगी। उसकी एनर्जी उस वक्त क्या है, क्या उससे फोर्स डिपेंड करेगा, कभी नहीं, वरना हमारी फोर्स में एक एनर्जी की यूनिट चाहिए। मतलब जिस जिस चीज पर वो चीज डिपेंड करती है। अब ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है फोर्स किसके बराबर है, चार्जेस के बराबर और दूरी के, दैट्स ऑल। इसके अलावा और किसी चीज में फर्क नहीं करता ना। लेकिन असल में ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड भी करती है, दोनों चार्ज को आपने किस मीडियम पर रखा है। इनफैक्ट यही मैंने आपसे कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन आसपास बिल्कुल बहन भाई की तरह चलती है, लेकिन ये सबसे 2 डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रिकल फोर्सेस में और ग्रेविटेशन। पहला फोर्स डिफरेंस ये आता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों हो सकती है, ग्रेविटेशन दुनिया में हमेशा अट्रैक्टिव है। पहला डिफरेंस ये है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। आपकी एक हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, बीच में बादल आ जाए या हवा आ जाए, उसकी ग्रेविटी पर डिफरेंस नहीं होता, दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जिस टाइम पर आप बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, वो डिपेंड करता है इस मीडियम पर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप एक प्लग लीजिए, बिजली का प्लग, आपको मालूम है बिजली का प्लग होता है, उसमें आपने एक लोहे की तार लगा दी,
लोहे की, मतलब आयरन की वायर या रॉड या सलाई कुछ ले ली, उसको रखा तो आपने ऑन किया, करंट लगेगा आपको। जिंक के लगा दी तो करंट लगेगा आपको, कॉपर की लगा दी तो करंट लगेगा आपको। अब प्लास्टिक आपने लगाया तो करंट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। लकड़ी लगा दी ड्राई तो करंट लगेगा? जी नहीं लगेगा। रबर लगा दिया? जी नहीं लगेगा। तो अब आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रबर में नहीं जा रही, प्लास्टिक में नहीं जा रही, लकड़ी में नहीं जा रही, लेकिन आयरन में जा रही है, जिंक में जा रही है, कॉपर में जा रही है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट की चीज थी, जो चार्ज की मूवमेंट की चीज थी, वो इन सब पे डिपेंड करती है। यही चीज परमिटिविटी कहलाती है, यही डिफरेंस। इसीलिए मुझे उस मीडियम, मुझे फोर्स के फॉर्मूले को, क्योंकि मैंने अब देखा फोर्स डिपेंड करती है मीडियम पर, तो मुझे फोर्स के फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए मीडियम की प्रॉपर्टी लगानी थी। तो मीडियम की उस प्रॉपर्टी का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब यहां पर एक शब्द आपको और बताऊं, बहुत सी जगहों पर फ्री स्पेस और वैक्यूम लिखा होता है। याद रखना, फ्री स्पेस अलग है, वैक्यूम अलग है। अगर फ्री स्पेस और वैक्यूम एक ही चीज होती तो बचपन में आपने जब स्टार्टिंग में वैक्यूम पढ़ा तभी फ्री स्पेस पढ़ लेते आपने, तब तो नहीं पढ़ा उसका सिनोनिम। फिजिक्स में याद रखिए, साइंस में विशेष तौर पे छोटी छोटी चीजों में कम डिफरेंस होगा। आपके लिए प्रैक्टिकल वो सेम हो सकता है, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस है। आइए फ्री स्पेस और वैक्यूम समझिए। देखिए वैक्यूम तो आप जानते हैं, जहां पर कोई नथिंग है, हवा भी है तो आपने निकाल लिया। याद रखना, एब्सोल्यूट वैक्यूम को प्रोड्यूस करना दुनिया में असंभव है। इसका मतलब पूरी गैस, अगर पूरी हवा आप निकाल दोगे तो ये वॉल्स गिर जाएंगी, कमरा अपने आप टूट जाएगा, कितनी भी स्ट्रेंथ का क्यों नहीं हो। तो वैक्यूम 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्री स्पेस है। अब फ्री स्पेस क्या है मैं आपको वो बताता हूं। अभी हमने क्या चर्चा करी, हमने अभी अभी ये देखा कि रबर में से करंट नहीं जा रही, प्लास्टिक में से करंट नहीं जा रही, तो क्या मैं कह सकता हूं कि रबर और प्लास्टिक एक है? ऐसा तो नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टी में बड़ा फर्क है। लेकिन हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है। वी कैन से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रबर की वही है जो प्लास्टिक की है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जो फ्री स्पेस है वो एक रियल मीडियम है, और ऐसा मीडियम है जो इलेक्ट्रिकली बिहेव कर रहा है वैक्यूम के जैसे, इसलिए उसका नाम फ्री स्पेस। क्लियर होगी पहली बात? फ्री स्पेस एक रियल मीडियम है जो वैक्यूम की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? अब अगला शब्द परमिटिविटी को आपको और समझा के थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया कि मीडियम की प्रॉपर्टी को मुझे डालना है, मेरा फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा। तो इस मीडियम की प्रॉपर्टी वाली चीज हमारे पास परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब ये जो फॉर्मूला बना ये किसका बना? ये बना फ्री स्पेस या वैक्यूम का। जैसे ही आप किसी और मीडियम में डालेंगे तो आपको उस मीडियम की परमिटिविटी लगानी पड़ेगी। जैसे हमारा ट्रू फॉर्मूला बन जाएगा उस केस में F इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर वैक्यूम। लेकिन अगर मुझे मीडियम करना है तो मैं यहां पर M कर दूंगा, जो मीडियम करना हो वो M कर दीजिए। ये आपके पास फॉर्मूला। अब जरा इसको और थोड़ा सा समझिए, इसका फर्क हमारे को प्रैक्टिकलिटी में कैसे आएगा, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब प्रॉपर्टी, इसको हम लोग लिख देंगे Fm, इसको लिख देंगे Fb वॉल्यूम, उसमें लिख दीजिए इसको वैक्यूम का, या दोबारा वैक्यूम का यहां लिख दूं मैं आपको Fb, ये वैक्यूम का हो गया, ये मीडियम का हो गया। क्लियर? अच्छा, आपने देखा इसमें परमिटिविटी जो चल रही है वो नीचे है, तो इसका मतलब परमिटिविटी अगर बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगी, और ऐसा होता है। अब आपको जरा समझा दूंगा उसको कैसे होता है। अच्छा, 4 पाई का ओरिजिन कहां से आया? आपने पाई शब्द कब सुना, याद है आपको? सबसे पहली बार पाई शब्द को कहां सुना आपने? सर्कल के चक्कर में सुना। आपको याद है हर एटम हम कहते हैं स्फेरिकल है, अभी तक तो स्फेरिकल ही बोल रहे हैं ना। तो स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 1 4/3 पाई आर क्यूब, हर चीज 4 पाई की टर्म्स में है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हायर लेवल के लिए आपके पास ये 4 पाई बना दिया गया।
आइए आप इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहां देखिए, अगर मैं आपके सामने एफ वी डिवाइड बाई एफ एम कर दूं इन दोनों इक्वेशन, तो आपको पता है मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा और नीचे आएगा एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, और इसी को उल्टा कर दिया मैंने, एफ एम बाय एफ वी, तो आ गया एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी का नाम एप्सिलॉन आर माने रिलेटिव परमिटिविटी बन गया। अब आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब इसको जरा प्रैक्टिकली आपके साथ समझते हैं ताकि परमिटिविटी आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, परमिटिविटी क्या होती है, प्रैक्टिकलिटी में इसको कैसे यूज करते हैं। चलिए हम जरा आपसे बात करते हैं। आपको पता है क्योंकि जितने बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, यह रियल सिस्टम है, आपको पढ़नी है। तो केमिस्ट्री में हमारे पास आपको मालूम है 3 टाइप के बॉन्ड्स हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है जिसको आप आयनिक बॉन्ड भी कहते हो, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है, तीसरा डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल के एक जगह चला गया, एक बार पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक बार नेगेटिव चार्ज आ गया, यही तो होता है आयनिक बॉन्ड। सबसे कॉमन आयनिक बॉन्ड है आपके नजर के लिए लेता हूं मैं, Na+Cl। अब Na+ और Cl- में आयनिक बॉन्ड है, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड माने NaCl साधारण नमक जिसे आप कहते हैं, जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है, Na+Cl- मतलब आयनाइज हो जाता है। क्यों आयनाइज हो जाता है इसको जरा समझिए। इसलिए वाटर को पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, याद है आपको, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये वर्ड कहां से आते हैं इसको आप थोड़ा आपने समझना है। आइए होता क्या है, अब आपको एग्जांपल दूं, एक्चुअली क्या है, पानी की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 80 है, 80। इसका मतलब अगर Na और Cl के अंदर 80 न्यूटन फोर्स है हवा में और उसको मैंने पानी में डाल दिया, वो फोर्स बन जाएगी ओनली 1 न्यूटन। इतनी कम फोर्स बन गई है और इसी कम फोर्स के कारण Na अलग और Cl- अलग, ये अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए आयनाइजेशन हमेशा पानी में क्यों होगी, क्योंकि पानी में जो आयंस के बीच की फोर्स है वो 1/80 हो जाएगी, बिकॉज पानी का डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, माइका का 6 है। तो ऐसे अलग अलग मटेरियल का अलग अलग है। तो आपको क्या देखना है, आप ये देखिएगा सिस्टम कहां आता है। प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे पास जो चीज आने वाली है परमिटिविटी वो बताएगी कि मैं इस जगह पर इतनी इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इसके बियॉन्ड ये लीक कर देगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं और प्रैक्टिकल देखिएगा, थोड़ा समझिए उसको। कंट्री में हमारे 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपने देखा उसकी हायर कितनी है, कहीं पे देखा होगा आपने, वो 2 खोपड़ी लगी और 2 हड्डियां ऐसी लगी हुई, ध्यान दिया आपने, कितना होता है 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, बस 11,000 वोल्ट से ऊपर आप एयर में नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया की कंडीशन ऐसी है 11,000 वोल्ट से ज्यादा की अगर मैंने 2 तारे लगाई तो उसमें चार्ज अपने आप लीक कर जाएगा, वो शॉर्ट वहां हो जाएगा। आपने लाइटनिंग देखी, क्लाउड्स की लाइटनिंग जो होती है, जो बिजली कड़कती है, वो होती क्या है, क्लाउड्स के ऊपर कुछ चार्ज आ गया, हवा आपकी, जब तक हवा ड्राई है तब हवा इतनी अच्छी इंसुलेटर है कि क्लाउड्स का चार्ज नीचे नहीं आता, लेकिन जब हवा थोड़ी मॉइस्ट हो जाती है बारिश के मौसम में, तब क्या होता है, आपने लाइटनिंग तभी होती है क्योंकि पानी थोड़ा मॉइस्चर की वजह से एयर थोड़ी कंडक्टिंग बन गई। अब एयर के अंदर उतनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी नहीं बची, जब इंसुलेशन प्रॉपर्टी नहीं बची तो स्लाइटली कंडक्टिंग हो गई, स्लाइटली कंडक्टिंग हो गई तो वहां से वो चार्ज निकल के सीधा रिलीज होता है और अर्थ पे आ जाता है। ये होती है बात। अब अगर आप, अच्छा एक बात आपको और दिखाऊं, आप कभी ध्यान से बिजली के जो पोल्स हैं उनको अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो बिजली के पोल होते हैं उनके अंदर एक ब्राउन कलर का इतना बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं, वो इस टाइप का बना होता है डब्बा सा, डब्बा नहीं मतलब ऐसा सिरेमिक, ऐसा समथिंग लाइक दिस, ब्राउन सिरेमिक का। अब ये क्या करता है, इसमें पता है कि इसमें अगर तार मैंने यहां लगाई, दूसरी तार यहां लगाई, तो इनके बीच में इतनी वोल्टेज तक कुछ भी हो जाए, माने बारिश भी पड़ जाए तो कंडक्शन नहीं हो सकती,
इनफैक्ट जितने ज्यादा ये लगे होंगे ना, अगर आप देखोगे 11,000 वोल्ट के बड़े वाले पावर सिस्टम होगा ना, तो उसमें ऐसे 10-12 लगे होंगे, और जो छोटे घर में पावर आ रही है उसमें 2 लगे होंगे। ये क्या बता रहा है कि हमारी एयर, मतलब हमारे पास जो इसमें करंट जा रही, कितनी कंडक्शन ये संभाल सकता है। अगर देखो यही कंडक्टिंग हो गया तो किस बात का काम। तो ये है एक्चुअल यूज ऑफ परमिटिविटी, जो आपको समझाता है कि हम कितनी एयर कहां से ले आ सकते हैं। एक बात याद रखना, के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है इसकी, एयर की। इसी को कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन में के भी लिखा होता है। अब ये कहने की बात है कि ये भी के है, ये भी के है, तो एक्चुअली बस प्रॉब्लम उसकी इतनी है कि इंग्लिश के अल्फाबेट 26 है, चीजें ज्यादा, ये मान लीजिए। सो के और ईआर जो है ये हमेशा ग्रेटर देन और 1 है, क्योंकि अगर ईआर माइनस कर दोगे, 1 से मान लो कम कर दिया, 0 से तो ऊपर 1 हमने कर दिया, नेगेटिव अगर लेंगे तो हमारा चार्ज, मतलब Q1 Q2 मैंने पिछली बार आपको बताया था, पॉजिटिव है, रिपल्सिव के लिए वो उल्टा बन जाएगा, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। अब ये ग्रेटर देन 1, और इसीलिए हमारे पास जो मेटल होते हैं, जो प्योरली कंडक्टर होते हैं, उसके अंदर हमारे पास ये चीज इंफिनिटी होती है फॉर कंडक्टर। इसीलिए हम कहते हैं कंडक्टर में जो 2 चार्जेस के बीच की फोर्स है वो 0 है। ये आप आगे पढ़ेंगे या आप यूज करेंगे इसको, तब आपको ध्यान आए। तो अब समझिए, ये हमारे पास सीधे परमिटिविटी का रोल, परमिटिविटी या मीडियम का ये रोल आपके पास, आपको समझ आया होगा आई प्रेज्यूम। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ, डेफिनेशन ऑफ कूलम, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और परमिटिविटी की वजह से जो चेंजेस होती है मीडियम में फोर्सेस के बीच में, उसके ऊपर हमने अभी बात की। आई होप यहां तक आपकी बात समझ आ गई होगी आपको। अब एक बात आपको और, कि कूलम्स का लॉ जो है, कूलम का लॉ, यहां पर समझिए, कूलम लॉ में 2-3 आप प्रॉपर्टीज कह दिया करते हैं इसको, या कूलम्बियन लॉ की। तो कूलम लॉ में कुछ खास बातें हैं कि मैं, जिनको लिखना है पॉज करके लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। अब कूलम लॉ की आपको कुछ प्रॉपर्टीज माइंड में हमेशा रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या लगती है, पहली देखिए, ये है कि कूलम लॉ इज अ सेंट्रल फोर्स। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। आप जानते हैं सेंट्रल फोर्स क्या हुआ? 2 बॉडीज के अंदर देखो, फोर्स है तो डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, वेक्टर है तो डायरेक्शन है। तो अब हम कह रहे हैं इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? 2 बॉडीज के सेंटर से सेंटर को लाइन जोड़ लीजिए। मान लीजिए एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, आप इनके सेंटर को जोड़ लीजिए, तो मेरे फोर्स की डायरेक्शन यही होगी। अट्रैक्टिव रिपल्सिव मर्जी है, लेकिन होगी। इसीलिए आपको कहते हैं कि आपको अर्थ कहां अट्रैक्ट करती है? अपने सेंटर की तरफ। वो तो ऊपर अर्थ का सरफेस आ जाता है, मिट्टी आ गई, सरफेस आ गया, क्रस्ट आ गया, अंदर जा नहीं पाती है, लेकिन अर्थ अट्रैक्ट आपको अंदर तक कर रही है। ये फोर्स की बात है। तो सेंट्रल फोर्स है, लॉन्ग रेंज है, मतलब जब न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तब के बाद ये बंद करती है, अदरवाइज ये बियॉन्ड, ये लॉन्ग रेंज बोलते हैं। 10⁻⁻15 से नीचे इसको कहते हैं, उसके पहले काम नहीं करेगा, लेकिन इसने लॉन्ग रेंज। तीसरी प्रॉपर्टी, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक्चुअली क्या है आपको याद होगा, ग्रेविटी में क्या 1/r² प्रोपोर्शनल, इसमें भी क्या 1/r²। तो किसी ने क्या लॉ ही बना दिया यार, 1/r² के प्रोपोर्शनल जितने हैं उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और एक प्रॉपर्टी और देखिए, ये अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ है न्यूटन की, ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। इसका क्या मतलब होता है? इनफैक्ट ग्रेविटेशन में भी ये प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिखी है, तीनों चारों प्रॉपर्टी ग्रेविटेशन की। स्क्वायर लॉ की हम बात करते हैं, इसकी न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा आप ये बताइए, आपका वेट कितना? हर स्टूडेंट अपना वेट सोचिए कितना होगा, 50, 60, 70, 100 किलो, इतना ही आपका वेट होगा। ऐसे होते तो आप बोल सकते हैं। अब आपको अर्थ जोर से खींचती है या आप अर्थ को जोर से खींचते हैं? यू आर अट्रैक्टिंग अर्थ विद मोर फोर्स और अर्थ इज अट्रैक्टिंग विद मोर फोर्स। पॉज करके मन में सोचिए 1 मिनट, सोच लिया होगा आपने। तो इसका सही आंसर ये है, मुझे पता नहीं आपने जो जो सोचा बड़ा अच्छा सोचा है,
लेकिन सही आंसर ये है कि जितनी फोर्स से आप अर्थ को खींचते हैं, अर्थ भी आपको उतनी ही फोर्स से खींचती है। सर ऐसा नजर तो नहीं आता? नजर नहीं आ जाए क्योंकि अर्थ का मास बड़ा है, आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन आइए मैथ से समझिए, मैथ्स में आपके पास फॉर्मूला क्या था? अर्थ के ग्रेविटेशन पुल का G N1 N2 बाय R स्क्वायर। अब आप देखो, एक mm मान लो अर्थ का 10⁻24 है अर्थ का मास, 5 × 10⁻6 × 10⁻24, चलो बहुत ज्यादा 10⁻24, और इधर आपका मास है 50 किलो, तो 10⁻24 × 50 किलो करो या 50 × 10⁻24 करो, बात तो एक ही आएगी। सेम चीज कूलम्स लॉ में, कूलम में भी हमारे पास फोर्स क्या है? फोर्स कूलम में, फोर्स में हमारे पास क्या आता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो हमारे को इंपॉर्टेंट चीज दोनों फोर्सेस का प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट है दोनों का प्रोडक्ट Q1 × Q2। तो एक कूलम 1000 कूलम को उतनी फोर्स से खींचेगा जितनी जोर से 1000 कूलम एक कूलम को खींचेगा, बात तो एक ही आएगी ना, ये आप समझिए। तो प्रोडक्ट, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आपने मैंने कूलम्बियन फोर्स की बताई, ग्रेविटेशन की भी वही है। मैंने आपको ग्रेविटेशन और कूलम में डिफरेंस बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव होगी और मीडियम पर डिपेंड करती है। तो हमको पता होना चाहिए क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज है, क्योंकि कई बार कंपटीशन में या बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ये प्रॉपर्टीज किसमें है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी दोनों साथ साथ चलती रहती है। तो इसके ऊपर हमने आपको आज चर्चा की। तो अब आप अगली बार जब हम बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, उसमें हम कूलम लॉ और वेक्टर की बात करेंगे कि कूलम की लॉ से वेक्टर को कैसे यूज करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था, आशा करता हूं आप लोगों ने वेक्टर की रेजोल्यूशन को अपने दिमाग में डाल लिया। अगर नहीं डाला तो मैं कोई बात नहीं है, मैं उस क्लास में 2-3 क्वेश्चन करके आपको बता दूंगा वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको कोई टॉपिक, कोई और चीज बीच में करनी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू।